जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के समक्ष में बताने के लिए जा रहा हूं कि महाराज विक्रमादित्य के त्याग, दान, न्याय और अखंड तप से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें एक ऐसा अद्वितीय सिंहासन भेंट किया जो स्वर्ण से बना था तथा विभिन्न प्रकार के रत्न उसमें जड़े थे। साथ ही उसमें जड़ी थीं 32 पुतलियां जो उस सिंहासन की शोभा थीं, जिनकी सुंदरता अप्सराओं के समान थी। उस सिंहासन पर उन पुतलियों का निवास था, इसलिए उस सिंहासन को सिंहासन बतीसी कहते थे। महाराज विक्रमादित्य के पश्चात इस सिंहासन को देखने का सौभाग्य राजा भोज को प्राप्त हुआ। मित्रों, राजा भोज जब सिंहासन पर आसीन होने की इच्छा से आगे बढ़े तो इन्हीं 32 पुतलियों ने राजा भोज को विक्रमादित्य की नीति, त्याग, दान, धर्म, दया और उनकी न्याय से संबंधित 32 कथाएं सुनाई। इन्हीं 32 कथाओं का संग्रह है सिंहासन बतीसी। बात बहुत पुरानी है। उस समय उज्जैन नगर पर राजा भोज राज्य करते थे। राजा भोज न्यायप्रिय, नीत, निपुण, दानी एवं निस्वार्थी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। समस्त आर्यव्रत में उनकी ख्याति फैली हुई थी। उज्जैन नगर में ही कुम्हारों की बस्ती भी थी। कुम्हार दिन रात मेहनत करके मिट्टी से काफी आकर्षक बर्तन बनाते थे। उनके द्वारा बनाए बर्तनों की हर जगह बड़ी मांग थी। यही कारण था कि राजा के सभी कुम्हार काफी संपन्न थे। कुम्हारों की बस्ती के निकट मिट्टी के छोटे बड़े टीले थे, जिनकी मिट्टी बहुत ही चिकनी थी, जिससे बर्तन सरलता के साथ काफी मजबूत और सुंदर बनते थे। राजा भोज के राज्य में प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। उसी बस्ती में एक गडरिया भी रहता था। उसका नाम ब्रजभान था, लेकिन लोग उसे लंबू कहते थे। लंबू गडरिये के घर से थोड़ी दूर पर चतुरी चमार का भी घर था। वे दोनों आपस में अच्छे पड़ोसी थे और उस कहावत को चरितार्थ करते थे कि पड़ोसी के समान दोस्त नहीं और पड़ोसी के समान दुश्मन नहीं। एक समय था जब वे दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन एक दिन मकान के बीच दीवार को लेकर दोनों में ठन गई। वे दोनों दोस्त से दुश्मन बन गई। अब चतुरी हर समय उस अवसर की प्रतीक्षा में रहता कि कब वह ब्रजभान से बदला ले सके। इधर ब्रजभान को चतुरी के ईर्ष्यालु स्वभाव की कोई चिंता न थी। वह हमेशा शारीरिक शक्ति में चतुरी के परिवार के सदस्यों पर भारी पड़ता था। ब्रजभान गडरिया था, इसलिए लोगों के जानवरों को चराया करता था। आसपास के क्षेत्र में मिट्टी के बड़े बड़े टीले थे। जब कुम्हार मिट्टी खोदते तो खुदाई के दौरान मजबूत ईंटें, मूर्तियां और घर गृहस्थी का सामान मिल जाया करता था। कुछ लोगों का कहना था कि कभी वहां किसी राजा की नगरी थी। वह नगरी एक भूकंप के कारण देखते ही देखते तबाह हो गई थी। कई वर्षों तक वहां कोई नहीं आया था। फिर धीरे धीरे कुम्हारों ने वहां अपनी बस्ती बना ली थी। वहां बस्ती बनाने का मुख्य कारण वहां की चिकनी और लोचदार मिट्टी थी, जिससे कुम्हार आराम से जीविका कमा सकते थे। ब्रजभान गडरिये का एक लड़का भी था। उसका नाम था चंद्रभान। चंद्रभान कभी काफी हृष्ट पुष्ट था। कद काठी में वह अपने पिता से 4 कदम आगे ही था। वह भी अपने पिता की भांति जानवरों को चराने के लिए टीलों की ओर जाता था। टीले पर पहुंचकर चंद्रभान जब लोगों को खुदाई से निकला सामान ले जाता देखता तो उसे अच्छा न लगता। उसके अनुसार धरती से प्राप्त वस्तु पर पहला अधिकार राजा का होता है। बिना राजा की आज्ञा के सामान ले जाना वह चोरी समझता था। लोग उसकी विचारधारा की हंसी उड़ाते थे और उसे अहमक, मूर्ख कहकर उस पर हंसते थे। चंद्रभान शक्लों सूरत से भोंदू नजर आता था, परंतु था नहीं। वह जब जानवरों को चराने के लिए जाता तो जानवरों को आजादी के साथ चरने के लिए छोड़कर एक टीले पर चढ़कर सो जाता था। धीरे धीरे लोग उसे आलसी और निकम्मा भी कहने लगे थे। कभी कभी उसे सोया देखकर कुछ लोग शरारत में उसके
समय जब चंद्रभान अपने उसके जानवर इधर उधर भगा देते थे, मगर आश्चर्य की बात यह होती थी कि संध्या जब चंद्रभान अपने जानवरों को हाँक करके ले जाता तो जानवर पूरे होते थे। इधर उधर भगाए गए जानवर स्वयं ही लौटकर अपने झुंड में आकर शामिल हो जाते थे। धीरे धीरे चंद्रभान के साथ मस्करी करने वालों में यह चर्चा होने लगी कि चंद्रभान दैवीय शक्तियों वाला लड़का है। कोई कहता वह तंत्र मंत्र जानता है, जिसके कारण उसकी भागी हुई भेड़ बकरियां पुनः लौट आती हैं। धीरे धीरे लोगों ने उसके साथ छेड़खानी करना छोड़ दिया था। चंद्रभान का रोज का नियम यह भी था कि वह जब भी बकरियां चराने जाता तो वहां टीलों पर बच्चों को एकत्रित कर लेता और उन्हें ज्ञान की बातें बताता। लड़के ध्यान पूर्वक उसकी बातों को सुना करते थे। जब कभी बच्चों के बीच बड़े भी शामिल हो जाया करते थे तो उसकी ज्ञान भरी बातें सुनकर उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। चंद्रभान बहुत समझदार था, लेकिन कुछ लोग जलन बस उसे मूर्ख कहा करते थे। एक दिन चंद्रभान हमेशा की तरह दोपहर को एक टीले पर चढ़ गया और गहरी नींद सो गया। मित्रों, जब वह नींद से उठा तो उसे काफी अजीब सा लगा। उसने अपने आसपास खेल रहे लड़कों को अपने पास बुलाया। लड़के तुरंत दौड़कर उसके पास गए और लोगों को भी बुलाओ। चंद्रभान ने ऊंचे सुर में कहा, क्या बात है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? लड़कों ने एक साथ कहा। चंद्रभान बड़ी शान से बोला, यहाँ का राजा कौन है? वहां खड़े सब लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वे सोचने लगे, अरे चंद्रभान ने यह बेतुका सवाल क्यों पूछा है? यह पागल तो नहीं हो गया है? प्रजा अपने राजा का नाम ना जानती हो, यह असंभव है। चंद्र भैया, यह तुम कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने राजा का नाम तक याद नहीं? हमारे महाराज का नाम राजा भोज है। राजा भोज, एक लड़के ने कहा। जब उस लड़के ने ये कहा तो लड़के के मुख से राजा का नाम सुनकर चंद्रभान का चेहरा लाल पीला हो उठा और वह क्रोधित स्वर में बोला, वह राजा बुद्धिहीन है, उसे न्याय करना नहीं आता, प्रजा के साथ वह उचित व्यवहार नहीं करता, उसे पकड़कर हमारे दरबार में उपस्थित किया जाए। सब लड़के आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर भय के चिन्ह स्पष्ट नजर आ रहे थे। वे मन ही मन सोचने लगे, यदि यह बात महाराज तक पहुंच गई तो इसे अवश्य मृत्युदंड मिलेगा। मित्रों, उन सबको शांत देख चंद्रभान एक बार पुनः तेज सुर में चीखा, सुना नहीं? तुम लोगों ने अपने राजा को तुरंत पकड़कर हमारे दरबार में उपस्थित करो, हम उसे बताएंगे कि न्याय किस प्रकार किया जाता है। चंद्रभान राजा के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना अनुचित है, एक लड़के ने उसे समझाते हुए कहा। उचित या अनुचित की बात मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, यहां तक कि तुम्हारा राजा भी नहीं जानता। चंद्रभान उच्च स्वर में बोला। उसके चेहरे पर भय या आतंक का कोई मामूली सा चिन्ह भी नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ उसकी बातें सुनकर लड़कों को जैसे सांप सूंघ गया था। वो सोचने लगे कि अगर किसी ने इस बात को सुन लिया और जाकर राजा से शिकायत कर दी तो चंद्रभान के साथ साथ वे भी राजा का अपमान करने के दोषी माने जाएंगे, क्योंकि वे अपने राज्य के विरुद्ध उसकी बातें सुन रहे थे। यह सोचकर लड़कों के दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगे। तत्पश्चात एक एक करके सब लड़के वहां से भाग निकले। भागते हुए एक युवक ने कहा, यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई है, ऐसे व्यक्ति की तो बातें सुनना भी पाप है। उनकी चले जाने के बाद भी चंद्रभान राजा के विरोध बोलता था। बड़बड़ाता हुआ तथा धीरे धीरे चलता हुआ वह टीले की काफी ऊंचाई पर चढ़ गया, जिससे उसकी आवाज दूर दूर तक पहुंचने लगी। चंद्रभान काफी देर तक टीले की ऊंचाई पर चढ़ा राजा भोज के प्रति अपशब्द बोलता रहा, और जब उसे यह एहसास हुआ कि अब कोई भी उसकी बातें सुनने वाला नहीं है तो वह टीले से नीचे उतर आया। टीले से नीचे उतरते ही वह एकदम सामान्य अवस्था में आ गया। उसका क्रोध अब शांत हो चुका था। अब वह वहीं सामान्य गडरिये का लड़का नजर आने लगा। उसने प्रतिदिन की भांत भाग भाग कर अपने मवेशियों को एकत्रित किया। उसकी बातें सुनकर मारे भय के जो लड़के दूर भाग गए थे
वे भी अब डरते हुए धीरे धीरे उसके निकट आने लगे। वे उसे अचरज भरी नजरों से देख रहे थे। चंद्रभान ने उनसे पूछा, मित्रों, मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हो? अभी कुछ देर पहले तुम शायद सब कुछ भूल गए थे और राजा के लिए अपशब्द बोल रहे थे। अगर किसी सिपाही ने सुन लिया होता तो वह तुम्हें राजा के पास पकड़कर ले जा चुका होता और साथ में हमें भी तुम्हारे जुर्म की सजा भुगतनी पड़ती। एक लड़के ने चंद्रभान को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर चंद्रभान को लगा कि वे सफेद झूठ बोल रहे हैं। वह राजा के प्रति अपशब्द क्यों कहेगा? उसे शांत देखकर सब लड़के अपने अपने घरों की ओर जाने लगे, लेकिन वे अपने घरों में जाकर चुप नहीं रहे। चंद्रभान के व्यवहार की चर्चा लड़कों ने अपने घर वालों से की। धीरे धीरे बात फैलती गई और पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। चतुरी के कानों में भी बात पहुंची। उसने सोचा, यह अच्छी मौका हाथ लगा है। चतुरी के कानों में ये बात पहुंची। उसने सोचा, यह अच्छा मौका लगा है। उसने अपने परिवार के लड़कों से भी इस विषय में पूछताछ की। जिस समय चंद्रभान राजा के प्रति अपशब्द बोल रहा था, उस समय चतुरी के परिवार का भी एक लड़का वहां मौजूद था। उसने चतुरी के सम्मुख चंद्रभान की हर बात ज्यों की त्यों सुनाई। लड़के की बात सुनकर चतुरी की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं तथा वह मन ही मन सोचने लगा, ओह, तो ऐसा कह रहा था चंद्रभान। अब चतुरी सोचने लगा कि ब्रजभान से बदला लेने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। अगले दिन वह सारा काम छोड़कर उस स्थान पर गया जहां चंद्रभान मवेशी चराने जाता था। वह पूरी सतर्कता के चंद्रभान पर नजर दे रखे हुए था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चंद्रभान एक टीले पर चढ़ा और मजे के साथ उस पर सो गया। चतुरी एक पेड़ के पीछे छिपकर उसके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। काफी देर बाद उसने देखा कि चंद्रभान उठकर बैठ गया है। वह इधर उधर देखने लगा। उसने दो लोगों को आपस में झगड़ा करते देखा। उन दोनों का झगड़ा एक घोड़े को लेकर था। एक घोड़े पर दो व्यक्ति अपना अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे। चंद्रभान ने उन्हें अपने निकट बुलाया और टीले पर बैठे ही उनके झगड़े का कारण पूछा। जिज्ञासा बस वहां अच्छी खासी भीड़ एकत्रित हो गई थी। उनके झगड़े का कारण सुनकर चंद्रभान ने जिस ढंग से न्याय किया, उसे देख सुनकर लोग बाय बाय कर उठे। एक व्यक्ति खुशी खुशी अपना घोड़ा लेकर चला गया और दूसरा निराश और खाली हाथ चुपचाप खड़ा रहा। लोगों ने जब निराश व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया कि वह चंद्रभान के न्याय से संतुष्ट है। इधर एक और छिपकर सब कुछ देख रहा चतुरी अंदर ही अंदर सुलग उठा। वह जिस उद्देश्य से वहां आया था उसके विपरीत कार्य देखकर उसने निराश होना पड़ा। चंद्रभान के साफ सुथरे न्याय को देखकर सब हैरान रह गए थे। ऐसा उलझा हुआ मामला था जिसे सुलझाने में सबका दिमाग घूम गया था, लेकिन चंद्रभान ने कुछ ही क्षणों में उस उलझे हुए मसले को सुलझा दिया था। इस घटना के अगले दिन चतुरी ने चंद्रभान को दो औरतों के बीच एक बच्चे को लेकर हुए झगड़े को निपटाते देखा। उस दिन भी चंद्रभान के न्याय की प्रशंसा हुई। धीरे धीरे चंद्रभान के न्याय की चर्चा इतनी बढ़ गई कि लोग किसी न किसी मसले पर उससे न्याय कराने आते। चंद्रभान द्वारा किया गया न्याय इतना सटीक होता था कि लोग उसकी बाह बाह किए बिना नहीं रहते थे। कुछ ही दिनों में उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। इससे चतुरी और अधिक जल भुन गया। वह सोचने लगा कि इस लड़के की कीर्ति तो किसी न्यायप्रिय राजा की भांति दूर दूर तक फैल रही है। आखिर यह बात चतुरी को कैसे सहन होती। एक दिन उसने अवसर देखकर नगर कोतवाल से चंद्रभान की शिकायत कर दी। अन्नदाता ब्रजभान गढ़रिये का लड़का महाराज राज की ओर से जनता का मुंह फेर रहा है। न्याय करने का अधिकार सिर्फ राजा का होता है, प्रजा का नहीं। ब्रजभान गढ़रिये का लड़का अपने आप को राजा समझ रहा है और प्रजाजनों की समस्याओं का निपटारा कर रहा है। चतुरी ने कोतवाल को भड़काते हुए कहा, प्रजा को न्याय मिल रहा है, यह तो अच्छी बात है। कोतवाल ने चतुरी की बात दबाते हुए कहा, यह तो ठीक है, लेकिन सरकार वह महाराज के लिए अब शब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। चतुरी ने इस बार सब कुछ सावधानी से कहा। ये तो ठीक है, लेकिन सरकार महाराज के लिए अब शब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। चतुरी ने इस बार सब कुछ सावधानी से कहा।
क्या कोतवाल एकाएक चौंक उठा। यदि ऐसा है तो सिपाहियों को भेजकर इस बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। कोतवाल ने उसे दिलासा दिया। इसके बाद चतुरी प्रसन्नता पूर्वक वहां से चला गया। वह मन ही मन इस बात से खुश हो रहा था कि वह आग में घी डाल आया है। इधर चतुरी के चले जाने के बाद नगर कोतवाल ने उसकी बात पर गौर किया और सोचने लगा कि अगर ब्रजभान गडरिये का लड़का स्वयं न्याय करता है तो यह राजा के कार्य में हस्तक्षेप है। इसलिए उसने कुछ सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया कि चंद्रभान पर नजर रखें। जो लोग उससे न्याय करवाने के लिए जाते हैं उन्हें कहें कि वे महाराज के दरबार में जाकर न्याय मांगे। यदि वे आनाकानी करें तो उन्हें समझा बुझाकर लाएं। नगर कोतवाल की आज्ञा का पालन करने के लिए सिपाही निकल पड़े। 2 दिन बाद ही एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी और ब्राह्मण के मित्र को दरबार में लाया गया। राजा भोज ने ब्राह्मणों से दरबार में उपस्थित होने का कारण पूछा। ब्राह्मणों ने अपने मित्र की ओर संकेत करते हुए कहा, अन्नदाता, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा काम व्यापार है। कुछ दिन पहले मैं किसी कार्यवश नगर से बाहर गया। बाहर जाने से पहले मैंने अपने इस व्यापारी मित्र के पास 3 बहुमूल्य रत्न अमानत के रूप में रखे, ताकि जब मैं लौट कर आऊं तो मेरे रत्न मुझे सुरक्षित वापस मिल जाएं। लेकिन अब जब मैं लौट कर आ गया हूं और इससे रत्न मांग रहा हूं तो यह उन रत्नों को देने से इनकार कर रहा है। हम दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे कि इतने में आपके सिपाही हमें पकड़कर आपके दरबार में ले आए। महाराज, मेरे रत्न मुझे वापस दिला दीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए। महाराज, वे रत्न मेरी जीवन भर की कमाई है। ब्राह्मण की बातें ध्यान पूर्वक सुनने के बाद राजा भोज ने ब्राह्मण के मित्र से पूछा, क्या तुम्हारे मित्र द्वारा लाया गया आरोप सत्य है? अन्नदाता, ब्राह्मण के मित्र ने कहा, यह बात तो सत्य है कि व्यापार के लिए जाते वक्त ये अपने 3 रत्न मेरे पास रख गया था, लेकिन साथ ही इसने मुझसे यह भी कहा था कि यह 4-5 महीने बाद लौट आएगा और अपने रत्न वापस ले लेगा। लेकिन जब यह निश्चित समय पर नहीं लौटा तो मैंने इसकी अमानत इसकी पत्नी को सौंप दी। क्यों देवी, क्या तुम्हारे पति का मित्र सच कह रहा है? क्या इसने तुम्हारे पति की अमानत तुम्हें सौंप दी थी? राजा भोज ने ब्राह्मणों की पत्नी से पूछा। पत्नी ने जवाब दिया, नहीं अन्नदाता, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। पति के व्यापार पर जाने के बाद मैंने आज ही इसे देखा है। ब्राह्मण की पत्नी ने चिंतित सुर में कहा। दोनों पक्षों की बात सुनकर राजा भोज कुछ देर के लिए शांत हो गई। दरबार में सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे को राजा की आवाज ने तोड़ा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है जो यह साबित कर सके कि तुमने ये रत्न ब्राह्मण की पत्नी को लौटा दिए थे? राजा ने ब्राह्मण के मित्र से पूछा। हाँ राजन, मैंने गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी के सम्मुख वे तीनों रत्न इसकी पत्नी को लौटाए थे। ब्राह्मण व्यापारी के मित्र ने उत्तर दिया। ब्राह्मण के मित्र की बात सुनकर राजा भोज ने उन दोनों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद मुखिया और पुजारी दरबार में उपस्थित हुए। उन दोनों की गवाही व्यापारी ब्राह्मण के मित्र के पक्ष में थी। उन दोनों की पूरी बात सुनने के पश्चात राजा भोज ने अपना निर्णय सुनाया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का आरोप झूठा है, इसलिए उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे दोनों झूठ बोलने के अपराध में अपने मित्र ब्राह्मण से क्षमा याचना करें, अन्यथा उन्हें दंड दिया जाएगा। नहीं महाराज, यह झूठ नहीं, एकदम सत्य है। यदि अभयदान दिया जाए तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, ब्राह्मण ने विनम्रता पूर्वक कहा। राजा भोज ने अभयदान दिया तो ब्राह्मण बोला, महाराज, हमें तो न्याय के लिए आपके पास आने के बजाय ब्रजभान गडरिये के बेटे चंद्रभान के पास जा रहे थे। चंद्रभान ऐसा सटीक न्याय करता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हम उसके पास जा ही रहे थे कि मार्ग में आपके सिपाही हमें पकड़कर आपके दरबार में ले आए। मित्रों, ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भोज क्रोधित न हुए, उल्टा वे सोचने लगे कि गडरिये का लड़का भला कैसा न्याय करता है कि यह ब्राह्मण उसकी इतनी प्रशंसा कर रहा है। चलकर उसका न्याय देखना चाहिए। कुछ देर इसी प्रकार सोचते रहने के पश्चात राजा भोज ने कहा, यदि तुम दोनों पति पत्नी मेरे न्याय से संतुष्ट नहीं हो तो जाकर चंद्रभान से न्याय मांगकर देख लो। मैं स्वयं भी देखना चाहता हूँ कि वह किस प्रकार दूध का दूध और पानी का पानी करता है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण दंपति वहां से चल दिया। राजा के आदेश पर उसका मित्र ब्राह्मण और दोनों गवाह
भी व्यापारी ब्राह्मण के पीछे पीछे चल दिए। चलते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां चंद्रभान एक ऊंचे टीले पर बैठा था। काफी संख्या में लोग उसके आसपास खड़े थे। चंद्रभान का न्याय देखने के लिए राजा भोज सिपाहियों के साथ भेष बदलकर वहां आ पहुंचे। मित्रों, इसके बाद ब्राह्मण व्यापारी ने पूरी बात चंद्रभान को कह सुनाई। उसके बाद चंद्रभान ने व्यापारी और उसके दोनों गवाहों को आदेश दिया कि मैं जिस जिसको बुलाता जाऊं वह मेरे पास आता जाए। चंद्रभान ने सबसे पहले व्यापारी के पहले गवाह मुखिया को अपने पास बुलाकर पूछा, मुखिया जी, आप मुझे ये बताएं कि जो रतन ब्राह्मण की पत्नी को आपके सामने लौटाए गए थे वे किस रंग के थे और उनका आकार कितना था। मुखिया का तो ऐसे सवाल की कतई आशा नहीं थी। चंद्रभान का यह प्रश्न सुनते ही मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, वे रतन नींबू बराबर बड़े थे और उनका रंग नीला था। ठीक है, अब तुम एक और खड़े हो जाओ। यह कहकर उसने मंदिर के पुजारी को बुलाया और उससे भी वही प्रश्न पूछे। पुजारी बोला, वे रतन चने के दाने के आकार के थे और उनका रंग लाल था। उसके बाद चंद्रभान ने पुजारी को भी एक तरफ खड़ा कर दिया और व्यापारी को अपने पास बुलाकर डांटते हुए कहा, क्यों बे बेईमान, कितने पैसे दिए थे तूने इन दोनों को झूठी गवाही देने के लिए। चंद्रभान की बात सुनकर व्यापारी का मित्र थर थर कांपने लगा। उसका झूठ पकड़ा गया था। वह रोता हुआ चंद्रभान के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुझे अपनी भूल का प्रायश्चित करना है तो वापस कर दे इस ब्राह्मण के रतन। चंद्रभान ने पकड़कर कड़कदार आवाज में कहा। व्यापारी ने तुरंत लाकर तीनों रत्न ब्राह्मण को दे दिए। राजा भोज, जो भेष बदले एक साधारण नागरिक के रूप में वहां खड़े थे, चंद्रभान के न्याय करने का ढंग देखकर बहुत प्रभावित हुए और अपने सिपाहियों के साथ तुरंत झूठे व्यापारी के सामने आ खड़े हुए और सिपाहियों को आदेश दिया, इन तीनों को गिरफ्तार कर लो। इन पर झूठी गवाही और धोखा देने का आरोप साबित हो चुका है। अचानक राजा भोज और सिपाहियों को वहां देखकर लोग चौंक पड़े। चंद्रभान भी टीले से कूदकर भागने लगा, मगर राजा ने उसे रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोले, घबराओ मत, हम तुम्हारे न्याय करने के ढंग से बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? अन्नदाता चंद्रभान ने हाथ जोड़कर राजा भोज से पूछा। कहने लगा, कौन सी बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज? यही कि तुम अनपढ़ और एक मामूली चरवाहे होकर भी इतना अच्छा न्याय कैसे कर लेते हो महाराज। चंद्रभान बोला, महाराज, यह सब इस टीले का चमत्कार है। मैं जब भी इस टीले पर आकर बैठता हूं तो मुझमें न जाने कौन सी दैवीय शक्ति आ जाती है और मैं न्याय करने बैठ जाता हूं। चंद्रभान ने भयभीत सुर में कहा। इसके बाद राजा भोज महल लौट आए और काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने राज ज्योतिषियों से विचार विमर्श किया। अंततः यह निर्णय निकाला गया कि टीले के नीचे अवश्य कोई चमत्कारी शक्ति है, इसलिए इसे खुदवाकर देखा जाए। सैकड़ों मजदूर उस टीले की खुदाई में लगा दिए गए। काफी गहराई तक खुदाई करने के बाद मजदूरों को धरती से एक राज सिंहासन दबा हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना तुरंत राजा भोज तक पहुंच गई। राजा भोज ने वहां आकर देखा तो सिंहासन की चमक दमक देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। राजा की आंखों के सामने एक चमचमाता सिंहासन था, जो विशाल होने के साथ साथ सोने से निर्मित और रत्न जड़ित था। तत्पश्चात सिंहासन को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। बाहर निकालना तो दूर, सिंहासन अपने स्थान से हिला तक नहीं। यह देखकर पंडित ज्योतिषियों ने आपस में विचार विमर्श किया और राजा से कहा, राजन, ऐसा लगता है कि यह सिंहासन सूर्यासुरों द्वारा निर्मित या किया गया है। बहुत सोच विचार के बाद विशेष पूजन अर्चन किया गया, तब जाकर सिंहासन सरलता से बाहर निकला। सिंहासन की सफाई के बाद उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गई। उसकी सुंदरता के आगे नजरें ठहरना भी मुश्किल हो रहा था। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां जड़ी हुई थीं। उन सभी पुतलियों के हाथ में एक एक कमल पुष्प था
पुतलियां इतनी सजीव लगती थीं मानो कुछ कहने को इच्छुक हों। इसके बाद ब्राह्मणों ने राजा भोज के सिंहासन पर बैठने का शुभ मुहूर्त निकाला। समय के साथ वह शुभ दिन भी आया जब राजा भोज को सिंहासन पर बैठना था। सभी राज दरबारी उत्सुक थे। राजा भोज भी इस शुभ दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राजा पुरोहितों की सहमति पर राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना दायां पैर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ाया, तभी एक चमत्कार सा हुआ। सिंहासन में जड़ी सभी 32 पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। पुतलियों का खिलखिलाना सुनकर सभी राज दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा भोज ने एक झटके से अपना कदम पीछे खींच लिया और उन पुतलियों से पूछा, हे सिंहासन पर जड़ी पुतलियों, क्या तुम मुझे बताओ कि तुम सब एक साथ ऐसे क्यों हंस पड़ी हो? राजा भोज का प्रश्न समाप्त होते ही एक पुतली अपने स्थान से निकलकर बाहर आ गई। अन्य पुतलियां अपने स्थान पर ही रहीं। उस पुतली ने अपना नाम रत्न मंजरी बताया। रत्न मंजरी राजा भोज के सामने रास्ता रोककर आ खड़ी हुई और बोली, जय श्री कृष्ण। मित्रों, यहाँ से आगे ये कहानी वीर विक्रमादित्य और राजा भोज के बीच की जो रहस्य है वो आप लोग आगे सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो ऑडियो के साथ अंत तक बने रहें।